पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पौधों में जल का और भोज्य पदार्थों का कैसे परिवहन होता है। आज मैं बताऊंगा आपको कि मनुष्य में कैसे परिवहन होता है विभिन्न पदार्थों का। ये जो मनुष्य का परिवहन तंत्र है ये दो भागों से मिलकर के बना है। एक को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरे को कहते हैं लसिका तंत्र। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका तंत्र को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके भी तीन भाग हैं। एक को कहते हैं रक्त, जिसको ब्लड कहा जाता है। दूसरा है रक्त नलिकाएं, जिनको ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्यूब्स कहते हैं। और तीसरा है हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं। यह जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड ट्यूब्स हैं या रक्त की नलिकाएं हैं, ये तीन तरह की होती हैं। एक को कहते हैं धमनी आर्टरी, दूसरे को कहते हैं शिरा और तीसरे को कहते हैं केशिकाएं। यानी धमनी को आर्टरी कहते हैं, शिरा को वेन कहते हैं और केशिकाओं को हम कैपिलरीज कहते हैं। दूसरा जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको लसिका तंत्र कहते हैं, इसके दो भाग हैं। एक है लसिका, जिसको लिम्फ कहा जाता है, और दूसरा है लसिका ग्रंथि, जिसको हम लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड कहते हैं। ये संपूर्ण तंत्र है मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का, मनुष्य के परिवहन तंत्र का। अब इसमें से बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। रक्त परिसंचरण का जो पहला भाग है रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है रक्त के बारे में ये जरूर जानते हैं कि रक्त जो है एक द्रव है, एक लिक्विड है जो रक्त की नलिकाओं में बहता है। अगर कहीं कट जाता है, शरीर में कट जाता है तो उसमें से एक लाल रंग का शरीर से द्रव निकलता है। उसी लाल रंग के द्रव को हम ब्लड कहते हैं या रक्त कहते हैं। अब वह जो लाल रंग का जो द्रव निकला है, जरा इसको हम इकट्ठा कर लें कुछ ml और एक शीशे के जार में हम इसको रख दें कुछ घंटे के लिए। तो जो ब्लड हमने इकट्ठा किया है उस ब्लड को हम जो है कुछ घंटे के लिए एक जार में इकट्ठा कर देते हैं और इसको शांत छोड़ देते हैं। और जब शांत छोड़ते हैं तो देखते हैं कि जो ब्लड पहले पूरा लाल रंग था, अब उसके दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक जो है हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, इसका जो है रंग जो है कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग, या एक तरह से कहें कि कलरलेस भी होता है। दूसरा जो नीचे आधा भाग दिखाई देता है लगभग, जिसका रंग लाल होता है, और उसमें देखेंगे कि ये कणिकाओं जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं कहेंगे या रक्त कोशिकाएं कहेंगे। तो इसको हम ब्लड कार्पुसेल्स या ब्लड सेल्स कहते हैं। इसको ब्लड सेल्स। तो इस तरह से ये रक्त कणिकाएं हैं। तो इसमें जो ये रक्त कणिकाएं हैं ये गाढ़े द्रव में प्लाज्मा में तैरती हैं। इसीलिए हम इस रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये कोशिकाएं होती हैं। ये रक्त की कोशिकाएं हैं जो गाढ़े द्रव में तैर रही हैं, इसीलिए इसको हम तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। और ये जो रक्त कणिकाएं हैं इन्हीं की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। अब इसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में जान लेंगे। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा
एक तरह से कहें कि हल्का पीला रंग, बहुत हल्का पीला रंग होता है, या कलरलेस गाढ़ा द्रव है। ये द्रव है जिसमें 90% जल होता है, यानी प्लाज्मा का 90% भाग जो जल होता है। इसी में जो फूड सब्सटेंस है, जैसे प्रोटीन कहें या अमीनो एसिड कहें, कार्बोहाइड्रेट कहें या ग्लूकोज कहें, इसमें वसा के कण इसी में पाए जाते हैं, लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं, इसी में कहे लवण भी होता है, इसी में तैरता रहता है, इसी में विटामिन भी घुले होते हैं, और इसी में हार्मोन्स भी इसमें घुला होता है, और गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुली होती है। तो इस तरह से जो प्लाज्मा का जो मुख्य पार्ट है, जल है, प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, जैसे शुगर जिसको कहते हैं, वसा है, लवण है, विटामिन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुली होती है। ये प्लाज्मा का भाग है। दूसरा जो रक्त कणिकाएं हैं, ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं 3 तरह की। ये जो रक्त की कणिकाएं हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, ये 3 तरह की होती हैं। उनके क्या क्या नाम है, उनके कौन से काम है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं कहें या रक्त की कोशिकाएं कहें, कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। पहला इसमें जान लें, यह जो रक्त की कणिकाएं हैं, ये कहां से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो रक्त की कणिकाएं हैं, जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो से ही ये रक्त की कणिकाएं उत्पन्न होती है, उसी से बनती है। ये रक्त की कणिकाएं कितने तरह की होती हैं? तो ये जो रक्त की कणिकाएं हैं, ये 3 तरह की होती हैं। एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यू, ये श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह की रक्त की कणिकाएं होती हैं, और ये तीनों कहां से बनती हैं? अस्थि मज्जा से बनती हैं, बोन मैरो से बनती हैं। अब हम जो है लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये लाल रक्त की कणिकाएं कैसी होती हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, और इसका काम क्या है। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसकी जो संरचना होती है वो डिस्क शेप्ड होती है। डिस्क शेप्ड, डिस्क जानते होंगे, या कहे 2 तस्तरी देखे होंगे आप, और 2 तस्तरियों को लेकर के उसको सटा दें, उसकी पेदी को, यानी बीच में धंसी होती हैं। ये वृत्ताकार होती हैं और बीच में धंसी होती हैं। अंदर की ओर धंसी होती हैं, इनका जो आकार है।
इनके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका आकार डिस्क शेप्ड होता है। इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो इनकी क्वांटिटी जो है 14 से 15 लाख। 1 ml ब्लड में, 1 ml रक्त में लगभग इनकी संख्या 14 से 15 लाख होती है। ये जो बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, तो ये इनकी जो आयु है वो छोटी होती है, बहुत ज्यादा दिन की नहीं होती है। इनकी आयु जो है वो 120 दिन के करीब होती है, 120 दिन। 3 से 4 मिलियन, 3 से 4 मिलियन ये आरबीसी रोज मरती हैं और इसका 3 गुना रोज उत्पन्न भी होती है। तो इस तरह से शरीर के अंदर ब्लड की कमी नहीं हो पाती है अगर आप संतुलित भोज्य पदार्थ लेते हैं, कुपोषण के शिकार नहीं है, तो रक्त आपके अंदर बड़ी तेजी से बनता है। यानी ये आरबीसी बड़ी तेजी के साथ बनते हैं और आप जो है रक्त अगर कहीं डोनेट भी करते हैं तो उसकी आपूर्ति बड़ी जल्दी जो है शरीर को हो जाती है। इनका कार्य क्या है? ये आरबीसी करती क्या है? तो ये इनका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, गैसों का आदान प्रदान। ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अब कहेंगे कि किस गैसों का आदान प्रदान करती हैं? तो इसमें आरबीसी के अंदर होता है एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसमें ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें 2 भाग हैं, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम जो है एक प्रकार का आयरन है, हीम जो है एक प्रकार का आयरन है और ग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। अर्थात यह आयरन और प्रोटीन से मिलकर के बना है हीमोग्लोबिन। तो जिस किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी होती है और उस रक्ताल्पता का रोग जिसको हम कहते हैं एनीमिया, एनीमिया का रोग आप सुने होंगे, एनीमिया का रोग जिसको हम रक्ताल्पता का रोग कहते हैं, यानी रक्त की कमी होती है। और रक्त की कमी में क्या होता है कि इसी हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अर्थात जब उस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन की गोली दी जाती है जिससे रक्त की आपूर्ति होती है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ जो है हीमोग्लोबिन मिलता है और लेके चला जाता है फेफड़े, ये कोशिका में चला जाता है और फिर कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये हीमोग्लोबिन ले लेता है और कहाँ पहुंचा देता है? फेफड़े में। और फेफड़े में जब पहुंच जाता है तो वहां फिर गैस जो है बाहर की हवा को छोड़ दिया जाता है और फिर वहां जो है फेफड़े के अंदर जो वहां ऑक्सीजन आई हुई है उस ऑक्सीजन को ये ले लेता है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान इस लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। दूसरी रक्त कणिका है जिसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स या शॉर्ट फॉर्म इसका है WBC। ये भी अस्थि मज्जा से ही बनती है। इनका जो आकार होता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, जैसे गेंद होता है उसी गेंद के आकार का ये WBC होती है। इनके अंदर
न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें जो है न्यूक्लियस, और वो भी न्यूक्लियस जो है कोई गोलाकार होता है, कोई बीच में दबा होता है और कोई शाखित होता है, ऐसे। तो इस तरह से ये कई आकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, जैसे इनको हम मोनोसाइट्स, फाइब्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो इनकी क्वांटिटी होती है 5000 से लेके 9000 पर ml, यानी रक्त के 1 ml में 5000 से 9000 तक इनकी संख्या होती है। और इनकी जो उम्र होती है वो बहुत काफी नहीं होती है। इनका जो काम होता है, इनका जो कार्य है, इनका कार्य है कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी प्रतिरक्षण क्षमता को बनाए रखना। प्रतिरक्षण क्षमता ये शरीर की बढ़ाती है। इम्यूनिटी सिस्टम ये शरीर की बनाती है। और यह जो प्रतिरक्षण क्षमता है, इसका मतलब है रोग से लड़ने की क्षमता। और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, वह व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। जैसा कि आप रोग का नाम सुने होंगे, एड्स का जो रोगी हो जाता है वो बच नहीं पाता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि उसके अंदर HIV वायरस के द्वारा जो ये एड्स का रोग होता है, ये HIV वायरस जो है किसको मारते हैं? WBC को मारते हैं। यानी शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर WBC होता है, उसी को ये HIV वायरस नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता जो है खत्म हो जाती है और वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही मृत हो जाता है। तो इसीलिए इनको हम सोल्जर्स कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी शरीर के सैनिक इनको कहते हैं। यानी ये जो प्रोटेक्टिव क्षमता जो है हमारे शरीर की बढ़ाती है WBC। तीसरी रक्त कणिका होती है, उसको हम कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स। अब यह जो रुधिर प्लेटलेट्स है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये टूटी फूटी सेल्स होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी जो रक्त कणिकाएं हैं, जो टूटे फूटे रक्त कणिकाएं हैं, वो उनको हम कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस इनके अंदर भी नहीं होता है। इनकी जो संख्या होती है शरीर के अंदर 3 से 5 लाख के बीच में ये होती है, होनी चाहिए शरीर के अंदर। इनकी कमी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त को जमाने का कार्य करते हैं ये। यानी ब्लड क्लॉटिंग, जैसे शरीर में कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो ये जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक तरह का पदार्थ जो है ये रक्त के अंदर बनाते हैं, और वो जो रक्त पदार्थ बनाते हैं उसका नाम है फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन है, ये जहां घाव हो जाता है शरीर पर, जहां कट जाता है, उस कटे हुए स्थान पर यह फाइब्रिन जो है एक जाली जो है, जाली के रूप में उस कटे हुए स्थान पर बन जाती है, और जहां से ये जो रक्त की कणिकाएं हैं जिससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, अर्थात उनको बाहर निकलने से रोक देता है, जिसको हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं।
और ये जो थक्का बन जाता है कटे हुए स्थान पर, तो रक्त का बहना वहां रुक जाता है। जैसे अभी हमने कहा ब्रेन हेमरेज हो जाता है इसकी कमी से, क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनका एक प्रभाव जो है ब्लड के अंदर बराबर ये बना रहता है कि रक्त को थक्का तो नहीं बनाता है, लेकिन इतना भी रक्त जो है ऐसा भी इतना भी डाइल्यूट नहीं हो जाता है कि वह जो है नली को फाड़ दे और फाड़ करके बाहर निकल जाए। तो इनकी कमी से अगर हो जाती है शरीर के अंदर तो रक्त की नलिकाएं फट जाती हैं, यानी जो इमोशन है उनका रक्त का कि ब्लड कोआगुलेशन का वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो रक्त की नलिकाएं फट जाती हैं और ब्रेन हेमरेज हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। तो इसलिए इसकी कमी जो है शरीर के अंदर अगर हो जाती है वो घातक है। तो ये है रक्त कणिकाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त की नलिकाएं। रक्त की नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो ये रक्त की नलिकाएं 3 तरह की होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा है धमनी। ये जो रक्त की ट्यूब है, रक्त की नलिकाएं हैं जो हृदय से निकलती हैं, हृदय से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों में जाती है। कहाँ से निकलती है? ये हृदय से। और हृदय से निकल के कहाँ जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों में। अर्थात हृदय से रक्त को ये किसमें लेके जाता है? शरीर में। और हृदय से जो रक्त शरीर को जाता है वो कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। यानी धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। ये शुद्ध रक्त जो है किसमें बहता है? धमनियों में। दूसरा, और इनकी जो दीवार है ये थोड़ी कड़ी होती है सिरा की अपेक्षा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है इनमें जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड प्रेशर इन्हीं में पड़ता है, इसलिए इनकी वाल जो है कुछ कड़ी होती है और ये मांसपेशियों में धंसी होती है। दूसरी नलिका है जिनको हम कहते हैं सिरा, भेन। भेन जो है ये भी रक्त की नलिका है, लेकिन इसका काम दूसरा है। इसका काम क्या है? ये शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से रक्त को कहां पहुंचाते हैं? हृदय को, हृदय को पहुंचाते हैं। अर्थात अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को ये कहां पहुंचाते हैं? हृदय में। तो ये जो भेन है ये अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं। तो इनकी रचना में कुछ धमनी से अंतर होता है। धमनी की जो रचना है वो सीधी एक नली है, इनके अंदर खांचे नहीं होती हैं। धमनी में खांच नहीं होती है, जबकि जो सिरा होती है, भेन जो सिरा होती है इसमें वाल्व लगे होते हैं, ऐसे वाल्व लगे होते हैं जिनको हम खांच कहते हैं। तो इसकी दीवार जो है इनकी अपेक्षा, धमनी की अपेक्षा थोड़ी लचीली होती है। दूसरा अंतर है कि जो सिरा के अंदर की जो वाल होती है उनमें वाल पाए जाते हैं, खांचे होती हैं जो रक्त को ऊपर तो जाने देते हैं लेकिन ऊपर से नीचे आने नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये धमनी और सिरा में अंतर है। तीसरा जो इसका भाग है केशिकाएं। केशिकाएं कहां पाई जाती है? तो जैसे धमनी एक तरफ से गई, धमनी इधर से जा रही है और कहां पहुंची है? कोशिका में, शरीर के अंगों में पहुंची है। तो ये जो धमनी है जहां ये जितना ही आगे जाती है उतनी ही पतली होती जाती है और पतली हो करके बहुत पतली हो जाती है और ये कोशिकाओं के इर्द गिर्द जब पहुंच जाती है तो ये बहुत पतली हो जाती है, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जिनको हम
कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। इनकी जो वाल होती है, एक कोशिका मोटी होती है, इसीलिए इनके वाल के दोनों तरफ वाल से जो है जो मटेरियल्स हैं वो विसरित हो जाते हैं। और फिर ये जो केशिकाएं हैं आगे फिर बढ़ करके अंगों से जब बाहर निकलती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एक मोटी नली बना लेती हैं, जिनको हम शिरा कहते हैं। अर्थात केशिकाएं धमनी और शिरा की क्या संधि स्थल हैं। तो इस प्रकार ये रक्त की नलिकाएं हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक आपको बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और वो कैसे कार्य करता है। धन्यवाद।